प्रिय छात्रों, लॉकडाउन में हम आपके लिए ऑनलाइन क्लासों का सर्वाधिक प्रयत्न कर रहे हैं, जिसमें अभी हमारा नेक्स्ट चैप्टर 2 होना है। पर अभी हम पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल पर आज डिस्कस करेंगे। पहले हम चैप्टर 1 की थ्योरी कर चुके हैं और इस वीडियो में हम विद्युत क्षेत्र के सभी फॉर्मूलों की डिटेल समझेंगे और उसके बाद इन फॉर्मूलों को याद ध्यान रखते हुए सभी सवालों को करेंगे। सबसे पहले हम आवेश के लिए आवेश को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। तो आवेश बराबर क्या होता है? आवेश बराबर क्या होता है? आवेश यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या n तथा इलेक्ट्रॉन पर आवेश E हो, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो E होता है, तो आवेश बराबर क्या होता है? Q बराबर Ne, जहाँ n इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। नेक्स्ट, कूलाम का नियम से क्या बताता है कि दो आवेश है। सपोज एक आवेश ये है और एक आवेश ये, दो आवेश है। इसका मान लिया, इसे Q1 मान लिया, इसे क्या मान लिया? Q2। तो दोनों आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। क्यों लगता है? अब हम इसे समझ लेते हैं। जैसे कि हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक चुंबक ये है और एक चुंबक ये हो गई। इन्हें ही सपोज हम अपने ध्यान में रखते हैं कि ये दो आवेश हैं। अब चुंबक को हम जानते हैं कि दो साइड होती हैं, नॉर्थ और साउथ। तो दोनों चुंबक में नॉर्थ और साउथ होंगी। अब हम इसे प्रैक्टिकल तौर पे करते हैं। हम नहीं जानते कि इनमें दो दिशाएं होती हैं। सपोज कर लो कि दो चुंबक हैं केवल, कि हमने क्या मान लिया कि ओनली दो चुंबक हैं। हमें नहीं पता कि ये इनमें नॉर्थ और साउथ होती हैं। वैसे आपने हाई स्कूल क्लास में पढ़ा होगा। तो देखते हैं। अब हमने क्या करा, इन दोनों चुंबकों को पास पास ले जाते हैं। जब इन्हें हम पास में लेके जाते हैं, जब एक दूसरे को निकट लेके जाते हैं, तो ये एक दूसरे को यदि आकर्षित करती हैं, क्या करती हैं? आकर्षित करती हैं, तो उनके बीच जो लगने वाला बल होगा वो आकर्षण बल होगा। आकर्षण बल किन आवेशों के बीच लगता है? तो आकर्षण बल जो लगता है विपरीत आवेशों के बीच लगता है। कौन सा बल? आकर्षण बल विपरीत आवेशों के मध्य। ओके, विपरीत आवेशों के मध्य कौन सा बल लगेगा? आकर्षण। अगर हम एक चुंबक को, ओनली एक चुंबक की दिशा को चेंज कर दें, ओनली कोई सी दोनों में से एक चुंबक को घुमाना है। जब हम एक को घुमा देंगे, ये वाली दिशा यहाँ आ गई, तो हम ये देखते हैं कि जब इन दोनों चुंबकों को हम पास पास लेके जाते हैं, तो ये एक दूसरे से विपरीत दिशा में हटती हैं, यानी कि इनके मध्य विपरीत दिशा में बल लगता है। तो वह बल आकर्षण बल न होकर विपरीत दिशा में दिखाई देता है, तो उसे नाम देते हैं प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल? प्रतिकर्षण बल। तो अब ये प्रतिकर्षण बल कब लगेगा? जब दोनों चार्ज या दोनों आवेश नेगेटिव हो या दोनों आवेश पॉजिटिव हो, यानी कि समान आवेशों के मध्य लगने वाले बल को प्रतिकर्षण बल कहते हैं। तो कूलाम के नियम अनुसार यही है। उसने ये कहा कि किन्हीं दो स्थिर
दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल आकर्षण या प्रतिकर्षण उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल। माना सपोज एक आवेश Q1 दूसरा क्या है Q2, तो इनकी मात्राओं के गुणनफल गुणा कर दी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो पहली कंडीशन हो गई हमारी F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2। दूसरी कंडीशन कूलाम के नियमानुसार क्या बताया, उन दोनों आवेशों के मध्य एक आवेश ये है, सपोज दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ो, क्या हमने दो आवेश माने Q1 और एक Q2। तो ये आवेश क्या हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं या दोनों पॉजिटिव या दोनों विपरीत भी हो सकते हैं। तो इन आवेशों के बीच की दूरी सपोज हमने क्या मान ली r के वर्ग के, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि उसका उल्टा मतलब 1/1/r²। तो जो फॉर्मूला आता है वो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, दूसरी शर्त अनुसार F अनुक्रमानुपाती 1/r²। इन दोनों समीकरण को जब मिलाया तो Q1 Q2/r²। अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो हमारा अनुक्रमानुपाती चिन्ह के स्थान पर 4πε0। अगर ये दोनों आवेश किसी परावर्तांक में रखे हैं जैसे कांच, मोम, यानी कि निर्वात में हम बात कर रहे हैं निर्वात की, तो निर्वात में हमारे विद्युत क्षेत्र की पर आवेशों के मध्य लगने वाला बल जो होगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और बल का मात्रक क्या हो गया न्यूटन, और बल की विमा क्या होती है mL/10⁻², क्योंकि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करते हैं m से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं m से, और त्वरण का मात्रा क्या होता है मीटर/सेकंड², मीटर का L और सेकंड² का t का वर्ग, तो कुल मिला के क्या हो गया mL/10⁻²। नेक्स्ट फॉर्मूले पे जहाँ यह दिखाया भी, जहाँ Q1 Q2 आवेश तथा R उनके बीच की दूरी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, पहले तो विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ लेते हैं कि जैसे कि एक छोटे से एग्जाम्पल लेते हैं, एक चुंबक है। अब चुंबक के बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते सपोज, तो हमने एक चुंबक रख लिया, उसके चारों ओर ये एरिया अभी हमने डिसाइड करना है कि एरिया क्या है। इस एरिया में अगर लोहे का कण, सपोज लोहे का या चुंबक, कोई लोहे का कण या कोई चुंबक अगर ले जाते हैं तो उस पर कौन सा बल आरोपित होगा। जब हम इसे इसके एरिया में ले जाएंगे तो उस पर हमेशा आकर्षण बल लगेगा। कौन से पे लोहे के चुंबक के, यानी कि अगर लोहे का टुकड़ा है कोई, तो चुंबक के क्षेत्र में ले जाने पर उस पर आकर्षण बल आरोपित हो जाता है। इसी प्रकार इसे हम एक आवेश मान लें, क्या मान लें एक आवेश, और इसे परीक्षण आवेश क्या मान लो Q2। तो इस आवेश का यह चारों ओर का क्षेत्र, क्या कहलाता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के क्षेत्र में अगर कोई अन्य परीक्षण आवेश ले जाते हैं तो उस पर एक बल आरोपित हो जाता है। उस बल के आरोपित होने के कारण पहले आवेश का वह चारों ओर का क्षेत्र जिसमें दूसरा अन्य परीक्षण आवेश किसी बल का अनुभव करता है, तो उसका वह क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q में अगर Q0 लेके आ रहे हैं तो इस पर एक क्या लग रहा है बल लगता है।
तो किसी विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा लगने वाला बल के मान की निष्पत्ति को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को रिप्रेजेंट करते हैं ई से, तो ई बराबर कितना हो गया F/Q0। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, सदिश राशि है। कैसी है ये, सदिश राशि, क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर कोई आवेश Q है और यहाँ कोई बिंदु P है तो इस पर एक परीक्षण आवेश हो तो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो इस पर इस आवेश के कारण एक क्या लगेगा, बल लगेगा। तो बल, जब किसी परीक्षण आवेश पर कोई बल आरोपित हो जाता है तो उसके मान की निष्पत्ति को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या मान ली हमने, r। तो सूत्र क्या आता है, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो ये हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक सूत्र हो गया ये। और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। न्यूटन की बीमा क्या होती है हमारे, न्यूटन की बीमा अभी पीछे बताया हमने, क्या होती है mL/10⁻²। नीचे कूलम, कूलम की क्या होगी AT। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा क्या होगी mL/10⁻², ऊपर माइनस की एक और आएगी नीचे से ऊपर, तो कितनी आएगी 3, और ये नीचे ऊपर लाएंगे तो -1। तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा mL/10⁻³ और A⁻3। मैक्सिमम एग्जाम में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फॉर्मूला विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि यह दो विपरीत आवेशों के मध्य, क्या होता है, दो विपरीत आवेशों के मध्य कि इनके बीच की अल्पतम दूरी, तथा एक आवेश के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, P से। तो P बराबर कितना आ गया 2QL। Q का मात्रक क्या होता है, कूलम। L का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो गया, कूलम मीटर। और इसकी बीमा, कूलम की जो बीमा होती है वो होती है AT, और मीटर की क्या होगी L। तो ये हमारा क्या आ गया, बीमा क्या आ गई हमारी LAT। अब जैसे कि रिप्रेजेंट में सबसे पहले हम M को शो करते हैं, फिर L को, फिर T को, फिर A, ऐसी समथिंग चलता रहता है। तो हम अगर इसकी बीमा लिखना चाहेंगे तो अधिकतर एग्जाम में इस तरह से दी जाती है, M नहीं है इसमें तो इसकी पावर नोट, फिर L हैगा, क्योंकि बीमा क्या लिखी थी हमने अभी LAT। तो पहला हम T लिखेंगे, क्या लिखेंगे T, और इंटू में A। तो विकल्प में इस टाइप की बीमा लिखी होती है, क्या होती है M0LTA। नेक्स्ट फॉर्मूला विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक विद्युत द्विध्रुव है, सपोज ये एक विद्युत द्विध्रुव है, इसकी अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है तो इस पर एक बल आरोपित होगा इस विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो उसके लिए फॉर्मूला जो है हमने ज्ञात तो करवा दिया, पीछे वीडियो में हमने इसका सॉल्यूशन करवा दिया। अब यहाँ फॉर्मूले रिवाइज हो रहे हैं। तो E बराबर 1/4πε0 P/r⁵, मात्रक इसका वोल्ट बटे मीटर भी होता है। नेक्स्ट विद्युत द्विध्रुव के पार विद्युत क्षेत्र में बल आघूर्ण। एक विद्युत द्विध्रुव है, मान लो ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र। अब इसमें एक विद्युत द्विध्रुव रखा है तो इस पर कितना बल होगा, तो इस पर बल जो होगा टो बराबर PE sin थीटा। क्या होता है PE sin थीटा। और इसे
सदिश में रिप्रेजेंट करते हैं तो वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर गुणा ई वेक्टर। मात्रा क्या होता है पी इसका न्यूटन मीटर। बीमा की बात करते हैं। बीमा न्यूटन की क्या होती है एम एल टी की पावर माइनस के 2 और मीटर क्या हो गई एल। टोटल मिला के एम एल की पावर एक कितनी हो गई 2 और टी की पावर माइनस के 2। तो ये इसकी आ गई बीमा। अधिकतर बीमा का ध्यान है बोर्ड एग्जाम में जो है मैक्सिमम 1 या 2 नंबर में बीमा जरूर पूछिए। 1 नंबर की तो 100% पूछी जाती है अधिकतर। नेक्स्ट हमारे न्यूमेरिकल्स हैं आंकिक प्रश्न पे जो एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है वायु में एक दूसरे पर रखे दो एक दूसरे से 30 सेमी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रम से 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 कूलम तथा 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 कूलम आवेश हैं। उनके बीच कितना बल होगा। हमें क्या ज्ञात करना है बल ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि वैल्यू किस किस की दी है। तो हमें क्या दिया पहला आवेश क्या दिया 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 कूलम। दूसरा आवेश क्या 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 कूलम। दूरी लिख लेते हैं 30 सेमी दूरी दी गई है। कितने सेमी 30 सेमी दूरी। सेमी को मीटर में चेंज करेंगे तो आर बराबर क्या आ जाएगा 30 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। तो आवेशों के बीच लगने वाला बल किसके नियमानुसार कूलम के नियमानुसार क्या होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो इसका मान निश्चित है हमारा कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का कितना होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 प्लस के। तो Q1 का मान है 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 7। Q2 का कितना 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 और R का मान है 30 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 और इसका वर्ग। तो 9 गुणा 10 की पावर 9 ऐसी 3 दूनी कितने हो गए इनके आपस में गुणा करो 6 हो गए और 10 की पावर 7 कितने हो गए 14। नीचे 30 का 900 और 10 की पावर कितनी 2 दूनी 4। अब 9 से 900 काट दो तो 9 का 9 9 का 9 2 0 ऐसी। नीचे 10 की पावर माइनस के 4 और 2 पावर ये आगे 100 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर प्लस के 2। 10 की पावर 4 में से 2 गई तो कितनी बची माइनस के 2। तो 10 की पावर नीचे कितनी बची माइनस के 2 लिख दिया हमने। ये कितना बचा 6 गुणा 10 की पावर 14 में से 9 गई तो कितनी बची माइनस के 5 बची तो वही लिखी। तो 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 5 ऊपर है 2 नीचे से कहाँ ले गए ऊपर तो ये कहाँ की हो गई प्लस की। 10 की पावर 5 में से प्लस की 2 गई तो कितनी बची 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 न्यूटन। ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा सभी के। नहीं आता तो दोबारा रिपीट कर लेना वीडियो। नेक्स्ट एनसीईआरटी बुक का जो है क्वेश्चन है हमारा दूसरा 0.4 कूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलम आवेश हो तो पहला ऑप्शन दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है। फिर दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो दिया गया हमें सबसे पहला आवेश दिया है Q1 का मान 0.4 माइक्रो कूलम। फिर दूसरा इनके बीच बल दिया है बल कितना 0.2 जो नीचे लिखा है। फिर दूसरा आवेश कितना दिया है 0.8 माइक्रो कूलम। 1 माइक्रो कूलम बराबर क्या होता है 10 की पावर माइनस के 6 कूलम। तो हमने इसे 10 की पावर माइनस के 6 से गुणा कर दी तो कितना आएगा Q1 का मान 0.4 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 कूलम। Q2 का 0.8 माइक्रो कूलम चेंज करा तो 0.8 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 कूलम।
आगे हम बल हमें दिया है, हमें पहले ऑप्शन में जो निकालनी है उनके बीच की दूरी क्या होती है हमारी आर। सपोज कर लिया आर, तो शुद्ध कूलाम के नियम अनुसार क्या होता है 1/4 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ऐप का मान हमें दिया है 0.2 बराबर 1/4 का मान कितना होता है 9 गुणा 10 की पावर 9। Q1 का मान कितना दिया है 4 गुणा 0.4 गुणा 10 की पावर -6। Q2 का मान कितना 0.8 गुणा 10 की पावर -6। नीचे क्या है आर स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि इसका मान ही हमें ज्ञात करना है। आर स्क्वायर इधर भाग कर रहा है, इधर आके क्या करेगा गुणा, तो आर बराबर कितना आ गया हमारा 9 गुणा 0.32, क्योंकि 8 चौक कितने हो गए 32, एक एक कितने अंकों बाद लगेगा 0.2 अंकों बाद, तो 0.32 लिख दिया। और 10 की पावर 6 कितने हो गए -12, माइनस के कितनी 12, और प्लस की 9 घटा दो, तो 12 में से 9 के कितनी बची -3 पावर बची। आगे ऐप इधर ये 0.2 गुणा कर रहा था, इधर क्या करेगा भाग, फिर क्या करा जो इसकी पावर 2 थी तो इधर भेज दी, तो इसका क्या हो गया वर्गमूल, क्या चढ़ गया वर्गमूल। 9 गुणा फिर 2 से हमने 32 को काटा कितने बार 16 बार, 2 पावर हमने कर कम, 1 पावर इसमें से घट गई तो कितनी बची 1 माइनस की, तो 1 पावर माइनस की तो 3 और 1 कितनी होगी 4, तो 16 9 का वर्ग कितना होता है 9 का वर्ग नहीं वर्गमूल, 9 का वर्गमूल कितना आ गया हमारा 3, और 16 का वर्गमूल कितना आ गया 4, तो हमने लिख दिया 3 गुणा 4, और 10 की पावर -4 में से आधी पावर कर दो, कितनी बची 10 की पावर -2, तो इस प्रकार क्या आ गया 4 या 12, तो 12 गुणा 10 की पावर -2 से मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दो, तो आर बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारा पहला सोल्व हो गया। दूसरा क्या कि पहले गोले के कारण दूसरे गोले पर कितने, यानी पहले गोले के कारण दूसरे गोले पर कितना बल होगा, तो पहले गोले के कारण दूसरे गोले पर भी इतना ही आकर्षण बल होगा 0.2 न्यूटन। चाहे सॉल्यूशन कर लेना, खुद ही सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ke² बटे G_me_mp, me रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, किसका मास इलेक्ट्रॉन का, फिर mp किसे शो करते हैं, mp को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, mp क्या है प्रोटॉन का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो बीमाहीन है, क्या याद करना हमें, ये बीमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि ये हमें बोर्ड में भी ये नियतांक दिए जाते हैं। अब इसने यह कहा कि इन भौतिक नियतांकों के मान ज्ञात देखकर इनका अनुपात ज्ञात करना। तो E² की बीमा क्या होगी C², क्योंकि E का मात्रक क्या होता है कूलाम, और कूलाम को हम रिप्रेजेंट करते हैं C से। वैसे इसकी बीमा 80 होती है, पर कूलाम की किसकी बीमा होती है कूलाम की, पर यहाँ हम C यूज कर रहे हैं क्योंकि ये आसान रहेगा काटने में, यानी 80 और ज़्यादा सॉल्यूशन करना पड़ेगा हमें, तो इसे हम कूलाम को C भी लिख सकते हैं। तो E का स्क्वायर हो गया तो कूलाम का भी स्क्वायर हो गया। K की बीमा, इसका K का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। तो न्यूटन की जो बीमा होती है पीछे भी बता चुका, mLT की पावर -2, नीचे मीटर है, मीटर को क्या कर दें L², और नीचे क्या हमारा E क्या हो गया C², सब मिला दिया हमने। मिलाने के बाद क्या हो गया, मिलाने के बाद जो बीमा आई वो आ गई ml कितनी आ गई, ये आ गई m की इन्वर्स और l की क्यूब t की पावर -2। तो अब हमें जो बीमा ज्ञात करनी है वो इसकी ज्ञात करनी है ke² बटे G_me_mp की बीमा। तो K की बीमा हो गई हमारी
एम एल के 3 टी की पावर -2 और सी की -2। ई स्क्वायर की बीमा क्या होगी सी स्क्वायर, और नीचे जी की बीमा क्या होगी एम की इनवर्स एल की -1 एल की Q3 और टी स्क्वायर। नीचे होगी हमारी इसकी बीमा होगी द्रव्यमान की एम और फिर दूसरे भी द्रव्यमान की एम, ये गलत लिखी गई है। तो इस तरह से हमारी जो आती है नेक्स्ट बीमा जो आती है एम की -2, क्योंकि एक द्रव्यमान नीचे है ये माइनस का है तो ऊपर जाकर कैसे हो जाएगा प्लस का। 2 ये पावर कितनी होगी एम की +2 पर ऊपर जाकर कैसे हो जाएगी माइनस के, तो -2 में +2 एल की पावर ऊपर 3 है कहाँ की प्लस की, नीचे एल की पावर 3 है कहाँ की प्लस की, ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, एल की पावर 3 में से 3 घट जाएगी। फिर टी की पावर ऊपर 2 माइनस की है और नीचे भी 2 माइनस की है, नीचे वाली ऊपर जाएगी तो कैसी हो जाएगी प्लस की, टी की पावर -2 में से +2 लेस होगी। सी की पावर ऊपर 2 प्लस की है और यहाँ मल्टीप्लाई में 2 माइनस की है, तो सी की पावर -2 में से 2, क्योंकि आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ती हैं, तो n प्लस क्या हो जाएगा m। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो इस तरह से हमारी जो आ गई m की 2 में से 2 गई तो 0 बची, l की जो 3 में से 3 गई 0 बची, t की 2 में से 2 गई 0 बची और c की भी 0 बची। तो इस तरह से क्या ये क्या बीमाहीन है कि इसकी कोई बीमा नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया बीमाहीन होगी। अतः KE²/GME/M/P एक बीमाहीन राशि है। अब जो यूनिट हमें दिए होते हैं कांस्टेंट वैल्यू हमें दी गई होती है, पेपरों में भी दी जाती हैं, ये वैल्यू जितनी मैं लिख जाऊँ अब देखो E का मान हमें 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम 100% दिया होता है। K का मान 9 गुणा 10⁻9 ये भी दिया होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। G का मान भी ये दिया है हमें न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक, और M का मान कितना 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। फिर M प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो हमें जो मान ज्ञात करना है वो ज्ञात करना KE²/GME/MP। K का मान रख दिया, यह E का मान रख दिया, इसका स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर। G का मान कितना है 67 गुणा 10⁻11। ME का मान 9.1 गुणा 10⁻31। MP का 1.66 गुणा 10⁻27। तो इस तरह से ये आ गया 9 गुणा 16 का और कितना हो गया 256.11। 1 + 1 कितना हो गया 2 अंकों बाद लगाएंगे तो पीछे से 2 अंकों बाद 10⁻19 दूनी कितने हो गए 38 पावर हो गई। फिर आगे नीचे ये ऐसे छोड़ा हमने 9.1 गुणा 1.66 और 10 की पावर कितनी होगी 11 31 27 गुणा कितनी होगी 69 माइनस के। फिर आगे सॉल्व करते हैं, क्या आता 23 पॉइंट कितना 23.04 गुणा 10⁻29। यह आ गया 1.0075 गुणा 10⁻67। तो इसे हमने भाग करके टोटल कितना आ गया 2.3 गुणा 10⁻39। ठीक है, ये दोनों मात्रक है तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो नेक्स्ट ये नोट है, यह एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच कार्यरत विद्युत बल का गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात है। ओके, नेक्स्ट सवाल को पूछते हैं, सवाल नंबर 4। 4 बिंदु आवेश QA बराबर 2 माइक्रोकूलम, QB बराबर -5 माइक्रोकूलम, QC बराबर 2 माइक्रोकूलम और QD बराबर -5 माइक्रोकूलम और 10 सेमी भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अव्यवस्थित
वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा। तो वर्ग के हमें केंद्र पर 1 कूलम आवेश पर लगने वाला बल F ज्ञात करना है। तो ये एक वर्ग है हमारा। वर्ग क्या हो गया, ABCD, ए हो गया BCD। तो इसका केंद्र क्या हो गया O। इस पर हमें बल ज्ञात करना है। तो जो बल होगा, परिणामी बल होगा इस केंद्र के F बराबर FA प्लस FB प्लस FC प्लस FD, इन चारों बलों के योगफल के बराबर है, जो कि किस पर लगेगा, बिंदु O पर। तो हमें दिया भुजा तो सारी बराबर है, क्योंकि वर्ग है, वर्ग की भुजा बराबर होती हैं। इसमें कोण AB बराबर किसके, BC के, जिसमें दिया 10 सेमी। 10 सेमी को कितना मीटर में चेंज करा, 0.1 मीटर। AO निकाल लें। एक त्रिभुज एक कोण ले है, ये ABC, इसका पॉइंट मध्य O है। तो यहाँ तक की दूरी निकालनी AO। तो AO कैसे निकालेंगे, AO को AC का आधा कर देंगे। किसका, AC का। और AC किसके, AC निकालते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग और लंब का वर्ग। तो हमने इसका वर्गमूल निकाल लिया, इसका भी मान 1, इसका भी 1, 1 कितना हो गया, 2 का वर्गमूल। तो AO बराबर 1/2, AC का मान रख दिया √2। तो भाग करके कितना आ गया, 1/2 √2। QA बराबर 2 माइक्रोकूलम, QB बराबर -5 माइक्रोकूलम, QC बराबर 2 माइक्रोकूलम, QD बराबर -5 माइक्रोकूलम। कुल मिला के हमारे आवेश दिए हैं ये। तो QA बराबर QC के कितना आ गया, माइक्रोकूलम को, क्योंकि 1 माइक्रोकूलम बराबर होता है 1 × 10⁻⁶ कूलम। तो हमने इसे कूलम में चेंज कर दिया। QB का भी मान बराबर है, तो इसे भी कूलम में चेंज कर दें। FA बराबर होगा FC के, कूलम के नियमानुसार क्या हो गया, 1/4 गुणा QA, और इनके बीच 1 माइक्रोकूलम का आवेश के बीच लग जाए बल, तो 1 × 10⁻⁶। जैसे कि QA से बात कर लेते हैं चित्र से, यहाँ तक QA। तो इस आवेश के कारण बिंदु O पर कितना बल लगेगा। तो दूसरा आवेश जो हमारा वो 1 माइक्रोकूलम है, और पहला आवेश हो गया हमारा QA, और दोनों के बीच की दूरी होगी AO, और AO कितनी हो दी हमें, 1 सेमी दी थी भुजा की, तो वो कितनी आई हमारी 1/√2 गुणा 0.1 मीटर। ठीक, तो ये आ गया। QA का मान रख दिया 2 × 10⁻⁶, और इसका मान हो गया 10⁻⁶, और भाग करते हैं। अब कितना आ गया, भाग करने पर 2 पॉइंट, भाग करने पर आ गया हमारा 2 × 1.8, तो 18 दूनी कितना हुआ 36, तो ये आ गया 3.6 न्यूटन। तो यह FA बराबर FC। सेम इसी तरह से हम अगर निकालें तो FB बराबर होगा FD के, निगेटिव FD के। तो टोटल परिणामी जो बल होगा F बराबर FA प्लस FB प्लस FC प्लस FD। तो टोटल दोनों वैल्यू एक दूसरे के समान हो, निगेटिव है, तो इसका मतलब दोनों एक परस्पर कट के क्या आएगा में वैल्यू F बराबर 0। तो अतः वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा, 0 होगा, अर्थात 0 होगा। तो सभी के समझ में आया होगा ये वीडियो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नकुल सर क्लासेस, हमारे चैनल नकुल सर क्लासेस को सब्सक्राइब करें, और आने वाली सभी वीडियो फिजिक्स से रिलेटिव और मैथ से रिलेटिव आपके लिए हेल्पफुल होंगी। और ये टॉपिक समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगर किसी को कोई और टॉपिक समझना है या पूछना है तो हमारे कमेंट्स में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। ओके, जय हिंद।